नमस्कार मित्रों, मैं रामलाल जांगीर। इससे पहले अपन 2-3 वीडियो में मिल चुके हैं इतिहास विषय की कक्षा 12 की, और वो वीडियो आपने नहीं देखे तो उन्हें देख लीजिएगा। हालांकि काफ़ी समय अंतराल के बाद मैं आपके साथ में पुनः रूबरू हो रहा हूँ, क्योंकि समय अभाव के कारण 12th हिस्ट्री के वीडियो उपलब्ध नहीं करवा पाया। अन्य जो वीडियो है वो भी कम ही मैं चैनल पर अपलोड कर पाया। इससे पहले अपन 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं। पहला वीडियो था जो केवल सिलेबस के बारे में था, और दूसरा वीडियो अपना इसी पार्ट का वैभवशाली भारत या फिर वैभवशाली भारत के बारे में बेसिक जानकारी, उसके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था। और वैभवशाली भारत का अतीत या इतिहास कहें तो इसमें जो उपलब्धियां हैं, वैभवशाली भारत की जो उपलब्धियां हैं, उसके बारे में इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। और इस जो आज अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे, इनमें से काफी सारे प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको पीपीटी के माध्यम से पढ़ाया था, यानी कि जो बेसिक जानकारी इनमें से निकाल करके फिर आप तक पहुंचाई थी। तो दोस्तों, इतना समय तो निकाला नहीं पाऊंगा, आपको किताब का अध्ययन करवा रहा हूं। हो सके आप इस किताब में अच्छा नहीं दिखे तो अपने पास में भी किताब होगी तो उन्हें भी आप साथ साथ में देखते रहिए। तो वैभवशाली भारत की उपलब्धियां, इससे पहले दोस्तों निवेदन है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट तो आपको करना ही है, ठीक है। आज का अपना टॉपिक रहेगा वैभवशाली भारत की उपलब्धियां। वैभवशाली भारत है, इसकी उपलब्धियां क्या क्या है, कौन कौन से क्षेत्र में उपलब्धियां रही है वैभवशाली भारत की, और इनमें अपन 5 टॉपिक में बांट करके पढ़ेंगे। कितने टॉपिक में? 5 टॉपिक में। अब 5 टॉपिक कौन कौन से हैं तो देखिए, पहला टॉपिक अपना रहेगा भारतीय संस्कृति का विश्व में संचार। जो भारतीय संस्कृति है, इस संस्कृति का विश्व में संचार कैसे हुआ, इसके बारे में, ठीक है। क्योंकि भारत एक समृद्ध राष्ट्र है, सांस्कृतिक रूप से कहो या फिर सामाजिक धार्मिक किसी भी तरीके से कहो, आर्थिक रूप से कहो, किसी भी तरीके से भारत क्या है, समृद्ध राष्ट्र माना जाता है। सोने की चिड़िया कहा जाता था आर्थिक रूप से पहले, क्योंकि इतना खजाना होता था। तो उस समय से लगाकर अब वर्तमान तक जो भारत का वैभवशाली अतीत रहा है, उपलब्धियां रही है, उसके बारे में इस वीडियो में पूर्ण जानकारी है इस पार्ट में, ठीक है। और इनमें से बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आप बड़े आसानी से समझना। तो पहला टॉपिक जिसमें अपन अध्ययन करेंगे भारतीय संस्कृति का विश्व संचार, विश्व में कैसे भारतीय संस्कृति फैली पनपी, उसके बारे में। और उसके बाद में दूसरा टॉपिक में अपन अध्ययन करेंगे प्राचीन भारत में नाविक शक्ति। प्राचीन भारत में कौन सी शक्ति? नाविक शक्ति। प्राचीन भारत में नाविक शक्ति कैसे थी, विश्व में कैसे प्रचार प्रसार हुआ, उसके बारे में। और तीसरा टॉपिक जिसमें अपन पढ़ेंगे भारत में प्राग ऐतिहासिक और पाषाण संस्कृति। प्राग ऐतिहासिक और पाषाण संस्कृति, प्राग ऐतिहासिक और इसके बारे में अपन पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, तो इसमें ज्यादा अपन चर्चा नहीं करेंगे। भारत में प्राग ऐतिहासिक और पाषाण संस्कृति, उस समय की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में, और उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता ने हमें क्या दिया है और विश्व को क्या दिया है, उसके बारे में। और फिर 5वां टॉपिक रहेगा वैदिक काल से महाजनपद काल है, वहां तक क्या क्या उपलब्धियां रही उसके बारे में। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपन वैभवशाली भारत की उपलब्धियां। एक एक लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि इतिहास में प्रश्न, छोटा प्रश्न भी पूछा जाता है एग्जाम में अपने, और छोटा प्रश्न अक्सर कहां से पूछा जाता है। एक बार मैंने एक पेपर में देखा था, महात्मा गांधी और अन्य लोगों के साथ में स्वतंत्रता के समय में नोआखली, जो कि शायद बांग्लादेश में, हाँ बांग्लादेश में है, वहां चर्चा कर रहे थे। नोआखली गांव का नाम ही, काफी बड़े शहर का नाम है। तो वहां चर्चा कर रहे थे, चित्र दे रखा था, और चित्र के नीचे केवल नोआखली नाम वही स्पष्ट था, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर ने वहीं से सीधा क्वेश्चन उठा लिया कि नोआखली कहां है, तो बांग्लादेश में। तो ये उत्तर था, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों ने क्या किया, कुछ विद्यार्थी पासबुक्स पढ़ लेते हैं, कुछ विद्यार्थी डैश वर्ग जो ऐसे वन लाइन प्रश्नों वाली आती है उनका अध्ययन कर लेते हैं। लेकिन इतिहास विषय में दोस्तों सलाह यही है कि प्रत्येक लाइन से प्रश्न यदि आप बनाना चाहे, एग्जामिनर बनाना चाहे, तो प्रत्येक लाइन से प्रश्न बनता है। तो आप इतिहास की केवल पुस्तक का ही अध्ययन कीजिए,
और एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा, क्योंकि वो कॉपी चेक करेगा करने वाला है, तो वो किसे चेक करेगा? उसके पास में क्या आएगी? पासबुक तो थोड़ी आएगी, किताब ही आएगी, और उस बंदे ने किताबें पढ़ी है, मैंने भी किताबें पढ़ी है। अब मेरे पास में कॉपी आएगी तो मैं कैसे देखूंगा, कैसे समझूंगा? क्योंकि मैंने किताबें पढ़ी है, और किताब की भाषा यदि मेरे सामने आएगी, वैसे की वैसी भाषा मेरे सामने आएगी, तो बहुत ही अच्छा लगेगा, और तब समझ में आएगा कि विद्यार्थी ने हुक टू हुक किताब की भाषा लिखी, इसका मतलब विद्यार्थी ने बहुत कुछ पढ़ा है। तब आपका मूल्यांकन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छा होगा। तो आप भी किताब पढ़िएगा। अब शुरुआत करते हैं भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है, धर्म, समाज, कला, साहित्य एवं विज्ञान प्रारंभ से ही उत्कृष्ट रहे हैं। भारत की जो सभ्यता है, संस्कृति है, धर्म, समाज, कला, साहित्य एवं विज्ञान, ये प्रारंभ से क्या रहे? उत्कृष्ट रहे हैं, और भारत को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था। आप प्रत्येक बात को नोट करते जाइएगा। भारत को किसका दर्जा प्राप्त था? विश्व गुरु का। अब दोस्तों वीडियो लंबा हो जाए तो आप ऐसे करना, वीडियो की स्पीड बढ़ा देना। वीडियो की स्पीड बढ़ाओ के मल्टीप्लाई 2 कर दोगे तो आपका वीडियो मान लिया 40-45 मिनट का वीडियो है तो आधा हो जाएगा, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। भारत को विश्व गुरु का क्या था? दर्जा प्राप्त था। आर्थिक समृद्धता की बात करें तो भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है। धर्म के क्षेत्र में कहो, समाज के क्षेत्र में कहो, कला के क्षेत्र में कहो, साहित्य के क्षेत्र में कहो, विज्ञान के क्षेत्र में कहो, किसी भी क्षेत्र में कहो, भारत एक विश्व गुरु था, और विश्व गुरु का दर्जा है वो भारत को प्राप्त था। आर्थिक समृद्धता की दृष्टि की बात करें तो भारत सोने की चिड़िया कहा गया है। अब देखिए, नैतिक एवं मानवीय आचरण में भी भारत सदैव अग्रणी रहा है। नैतिकता और मानवीय आचरण के रूप में भी भारत हमेशा क्या रहा है? अग्रणी रहा है। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में भारत भूमि को माता, अथर्ववेद का जो सूक्त है पृथ्वी, इसमें भारत भूमि को क्या कहा गया है? माता कहा गया है। माता के रूप में माना है, और संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में वसुधैव कुटुंबकम के रूप में स्वीकार किया गया है। और यह प्रश्न एक बार पूछा भी गया था कि वसुधैव कुटुंबकम, हो सकता है आपके एग्जाम में न पूछा जाए, लेकिन आगे बड़े एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, और यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो यह महत्वपूर्ण है। तो वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार है, और कहां से लिया गया है? जो भारत भूमि को माता भी किसमें कहा गया है? कौन से अर्थवेद, कौन से वेद में कहा गया? अथर्ववेद में। कौन से सूक्त में कहा गया है? यह पृथ्वी सूक्त में कहा गया है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। संपूर्ण मानव के कल्याण की कामना करने के लिए या करने वाली हमारी संस्कृति ने एक आदर्श प्रस्तुत किया है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे प्रकट होता है कि हमारा अतीत है वो अत्यधिक वैभवशाली रहा है। भारत की इन उपलब्धियों का बिंदुवार विवरण निम्नानुसार है। अब देखिए, भारत की जो बहुत सारी उपलब्धियां है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, संपूर्ण मानव के कल्याण की भावना रखते हैं, अपन कामना करते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना है भारतीय नैतिकता में, आदर्श में, गुणों में। तो ऐसे बहुत सारे गुण हैं, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, ऐसे बहुत सारी उपलब्धियां हैं जिन्हें अपन इस बिंदुवार में, ये इस बिंदु के अनुसार अपन समझेंगे। जो 5 बिंदु अपने पहले मैंने भी बताया था कि भारतीय जो संस्कृति है उसका विश्व में संचार कैसे हुआ, और उसके बाद में दूसरा है प्राचीन भारत में नाविक शक्ति, और फिर तीसरा है भारत में प्राग ऐतिहासिक और पाषाण संस्कृति, उस समय की उपलब्धियां, और उसके बाद में चौथा है सिंधु घाटी सभ्यता, और फिर 5वां है वैदिक काल से महाजनपद काल। 5वां कौन सा है? वैदिक काल से महाजनपद काल। तो देखिए, पहला है भारतीय संस्कृति का विश्व संचार। भारतीय संस्कृति का विश्व संचार। प्राचीन काल में जिस संस्कृति ने अपना संपूर्ण विश्व में संचार किया, प्राचीन काल में जिस संस्कृति ने अपना संपूर्ण विश्व में संचार किया वह है भारतीय संस्कृति। वह कौन सी संस्कृति है? भारतीय संस्कृति। कौन से काल में? प्राचीन काल में। और ये संचार सैनिक आक्रमण नहीं, ये संस्कार जो वापिस होगा संचार है जो कि सैनिक आक्रमण के माध्यम से भी नहीं हुआ था, अपितु सांस्कृतिक विनिमय के स्वरूप या परिणाम स्वरूप का था। भारत का इतिहास एवं संस्कृति अपने प्रारंभिक काल से ही गौरवमयी रही है। भारत का जो इतिहास है, भारत की जो संस्कृति है वो प्रारंभिक काल से कैसी रही है? गौरवमयी रही है। और उत्खनन एवं पुरातात्विक, इसके बारे में भी अपन पढ़ चुके हैं कि उत्खनन किसे कहते हैं और पुरातत्व किसे कहते हैं।
अवशेषों के आधार पर भी हमें भारतीय संस्कृति का विश्व स्वरूप दिखाई देता है। अब देखिए, जहां अन्य विदेशों में भी अपन चले जाएंगे, जो प्राचीन हमें सभ्यताएं मिली है, सभ्यता से संबंधित अवशेष मिले हैं, उत्खनन में हमें पुरातत्व मिले, मृदभांड मिले हैं, जो संस्कृतियां हमें उपलब्ध हुई, उन संस्कृतियों में भी भारतीय संस्कृति के अवशेष जो कि वहां हमें दिखाई देते हैं। चीन की दीवार के उत्तरी दरवाजे पर, जो चीन की दीवार है और उसका जो उत्तरी दरवाजा है, उस पर संस्कृत भाषा में आज भी उल्लेख है, यक्षों के द्वारा परमेश्वर हमारी रक्षा करे, यक्षों के द्वारा परमेश्वर हमारी क्या करे, रक्षा करे, ऐसा आज भी वहां लिखा हुआ है। भारतीय संस्कृति एवं भारतीय इतिहास की श्रेष्ठता का उल्लेख भारतीय ग्रंथों में नहीं है। देखिए, भारत की जो संस्कृति है और भारत का जो इतिहास है, इसकी जो श्रेष्ठता है, इसका उल्लेख भारतीय ग्रंथों में ही नहीं है, अपितु पश्चिमी इतिहासकारों और विद्वानों ने भी भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता के उद्गार प्रकट किए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अपने देश को बढ़ावा देने के लिए अपने देश के जो ग्रंथ होते हैं ना, उस ग्रंथों में क्या कर देते हैं, अपने देश के बखान कर लेते हैं कि हमारा देश प्राचीन काल में ऐसा था, यह था, ये उपलब्धियां रही है। लेकिन भारतीय इतिहास के बारे में ये कुछ अलग बात है। तो अलग कैसे है, देखिए, तो भारतीय इतिहास में जो भारतीय ग्रंथ है उन्हें में ऐसा नहीं कहा गया है। इसके साथ साथ में जो पश्चिमी इतिहासकार है, उन इतिहासकारों ने या फिर जो विद्वान है, उन विद्वानों ने भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता को क्या किया है, उद्गार किया है, लिखा है, उसके बारे में जानकारी लिखी है। तो कौन कौन से इतिहासकार है, तो इतिहासकार मयूर ने लिखा है कि भारत के प्राकृतिक सौंदर्य की भव्यता, विविधता और वनस्पतियों के उत्पादन की समूची दुनिया में बराबरी नहीं है। ये मयूर कह रहे हैं, इतिहासकार मयूर हैं, और वो ये पश्चिमी इतिहासकार हैं और एक भारत के बारे में कह रहे हैं। ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है, आप नोट कर सकते हैं कि जो भारत के प्राकृतिक सौंदर्य है, भव्यता है, विविधता है, और जो वनस्पति है उसकी जो उत्पादन है, वो समूची दुनिया में भारत के बराबरी किसी की भी नहीं है। उसके बाद में अगले इतिहासकार आते हैं सर वाल्टर रेले। ये लिखते हैं कि प्रथम मानव प्राणी का निर्माण भारत खंड में हुआ है। सर वाल्टर रेले कहते हैं कि प्रथम मानव प्राणी का निर्माण कहाँ हुआ है, भारत खंड में हुआ है। उसके बाद में अगले विद्वान आते हैं कर्नल अलकाट, और ये कहते हैं कि मानव संस्कृति का उद्गम स्थल भारतवर्ष को ही माना है। कर्नल अलकाट कहते हैं कि मानव संस्कृति का जो उद्गम हुआ है वो कहाँ हुआ है, भारतवर्ष में हुआ है। जब फ्रांसीसी दार्शनिक वाल्टेर को ऋग्वेद की एक प्रति भेंट की गई। अब ये वाल्टेर कौन है, ये फ्रांसीसी दार्शनिक है, और इन्हें क्या किया गया, ऋग्वेद की एक प्रति है वो इन्हें भेंट की गई। तो तब उन्होंने कहा कि ये देन इतनी अमूल्य है कि पाश्चात्य देश है, राष्ट्र है, जो कि सदैव पूर्व के प्रति ऋणी रहेंगे। ये सदैव किसके प्रति ऋणी रहेंगे, पूर्व के प्रति ऋणी रहेंगे। और मैक्स मुलर ने लिखा कि यदि कोई मुझसे पूछे कि मानवीय अंतःकरण एवं बुद्धि की परिपूर्णता व शक्ति किस देश में अधिक चरम सीमा तक पहुंची है, ये मैक्स मुलर कह रहे हैं कि मेरे से यदि कोई पूछे कि जो मानवीय अंतःकरण एवं बुद्धि की परिपूर्णता वो शक्ति किस देश में अधिक चरम सीमा तक पहुंची है, संचार के गुणतम रहस्यों का विश्लेषण किस देश में हुआ है, प्लेटो, कैंट आदि के दर्शन के अध्ययन के बाद भी अध्ययन योग्य विषय किस देश में सुलझाए गए हैं, तो मैं त्रिवार उत्तर दूंगा हिंदुस्तान में। इतना विस्तृत रूप से मैक्स मुलर ने कहा कि मैं सभी का अर्थ उत्तर है जो कि किसमें दूंगा, किसके बारे में दूंगा, कौन से देश के बारे में दूंगा, वो दूंगा हिंदुस्तान के बारे में। मैक्स मुलर के अनुसार पेरू देश दक्षिण अमेरिका, नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपकी 12th एग्जाम में न पूछे, लेकिन पेरू देश बेसिक छोटा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। यदि आप डीएलएड की या फिर पीटीटी की तैयारी करोगे साथ में, तो उनमें भी आ सकता है। तो अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। मैक्स मुलर के अनुसार जो पेरू देश है, दक्षिण अमेरिका है, वो अपने आप को कैसा मानते हैं, सूर्यवंशी मानते हैं। विजयदशमी पर राम सीतो उत्सव, वो बाद में राम जन्मोत्सव आज भी मनाते हैं। जो पेरू देश है वहां के लोग क्या मनाते हैं, विजयदशमी, राम सीतोत्सव और राम जन्मोत्सव आज भी क्या करते हैं, मनाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत प्राचीन काल से ही वैभवशाली एवं क्या रहा है, समृद्ध रहा है। जो उदाहरण देकर के यहाँ प्रस्तुत किया है अपने सामने, तो अपन भी समझ सकते हैं कि भारत की जो संस्कृति है वो कैसी रही है प्राचीन काल से। अग्नि पुराण में भारत को जम्बू द्वीप कहा गया है।
अग्नि पुराण में, किसमें? प्रश्न पूछा जाएगा, छोटा प्रश्न पूछा जाएगा, जम्बूद्वीप किसे कहा गया है और किसमें कहा गया है, इसका उल्लेख कौन से पुराण में मिलता है, किसमें मिलता है, कौन से ग्रंथ में मिलता है, कैसे भी प्रश्न घुमा करके पूछा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, जम्बूद्वीप है वो अग्नि पुराण में किसको कहा गया है? भारत को कहा गया है। और समुद्री पार के जो भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर कहा गया है। जम्बूद्वीप और द्वीपांतर याद रखने योग्य बात है, जम्बूद्वीप और द्वीपांतर, ये द्वीपांतर कहा गया है जो समुद्र पार के प्रदेश है उनको। तो इनमें नवद्वीप यानी 9 द्वीप थी। सांस्कृतिक भारत में वर्तमान में, अब देखिए जो सांस्कृतिक भारत है, सांस्कृतिक भारत कैसे कहेंगे? संस्कृति का प्रचार के बारे में अपन पढ़ रहे हैं कि विश्व में संचार कैसे हुआ, तो उसके बारे में देखिए। तो सांस्कृतिक भारत में वर्तमान जावा, सुमात्रा, मलाया, कम्बोज, श्याम, चंपा, बर्मा, लंका आदि सम्मिलित थे। सांस्कृतिक भारत में एक छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है कि सांस्कृतिक भारत में कौन कौन से देश शामिल थे, कौन कौन से देश शामिल थे, या फिर कौन कौन से देश जो वर्तमान में है वो शामिल थे। तो देखिए इसमें कौन कौन से देश, जावा, सुमात्रा, मलाया, कम्बोज, श्याम, चंपा, बर्मा, लंका आदि सम्मिलित थे। ठीक है। यूरोपीय विद्वान सिल्वेन लेवी ने भारतीय द्वीप समूह शब्द का प्रयोग किया। भारतीय द्वीप समूह का प्रयोग किसने किया? तो देखिए यूरोपीय विद्वान थे सिल्वेन लेवी, इनके द्वारा भारतीय द्वीप समूह का शब्द का प्रयोग किया गया। यह भी प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है। अरबी भूगोल वेता मसूदी ने भी लिखा कि प्राचीन काल में भारत भूमि और समुद्र दोनों पर फैला हुआ था। अरबी भूगोल वेता है मसूदी, उन्होंने लिखा कि प्राचीन काल में भारत भूमि और समुद्र दोनों पर फैला हुआ था। भारत है वो भूमि और समुद्र दोनों पर है वो फैला हुआ था। उसकी सीमा जावा जो कि सुमुत्रा या जावा तक फैली हुई थी। और इस प्रकार उस समय के सांस्कृतिक भारत की सीमा अफगानिस्तान से लेकर के संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया में फैली हुई थी। शक्तिशाली जलयानों में बैठ करके भारतीय ब्रह्मदेश, असम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, फिलीपीन, जापान व कोरिया तक पहुंचे और वहीं अपना राजनीतिक तथा सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित किया। और कुछ शक्तिशाली जलयान में जो भारतीय थे वो बैठ करके कहां पहुंच गए? ब्रह्मदेश में पहुंच गए, श्याम, इंडोनेशिया और मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, फिलीपीन, जापान व कोरिया तक पहुंचे और वहीं अपना क्या कर दिया? राजनीतिक और सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित कर लिया। राजनीतिक और सांस्कृतिक साम्राज्य। अब बहुत सारे उपनिवेश हुए जिनमें राजनीतिक साम्राज्य, काफी सारे उपनिवेशों में राजनीतिक साम्राज्य स्थापित हुआ था। लेकिन जो भारतीय है इन्होंने सांस्कृतिक साम्राज्य भी साथ साथ में क्या किया? स्थापित किया। प्रशांत महासागर के द्वीपों से ऐसे ही अन्य नाविक एवं पर्यटक मध्य अमेरिका के मैक्सिको, हॉन्डुरास, दक्षिण अमेरिका के पेरू, बोलिविया तथा चिली के विभिन्न स्थानों पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपने निवास बनाए। ये प्रशांत महासागर के द्वीपों से विभिन्न पर्यटक है वो विभिन्न स्थलों तक है जो कि पहुंचे। इसी प्रकार पश्चिमी भारत के बंदरगाहों से दक्षिण पर्यटक, पश्चिमी भारत के जो बंदरगाह है वहां से जो द्रविड़ पर्यटक थे तथा नाविक सोमाली लैंड से लेकर के दक्षिणी अफ्रीका तक के समस्त पूर्वी समुद्र तट पर जगह जगह अपना वास स्थल स्थापित करने में सफल हुए। कौन? द्रविड़ पर्यटक। कहां पहुंच गए? ये दक्षिणी अफ्रीका तक के समस्त पूर्वी तट तक, और जगह जगह क्या कर दिया इन्होंने? अपना डेरा जमा दिया। और भारतीय जाते हैं तो आपको पता ही है, जहां गए वहां सब कुछ अपना, यानी कि सब में घुल मिल जाएंगे क्योंकि अपन रहे भारतीय। भारतीय सूरवीरों की एक शाखा, जो भारत के सूरवीर थे, जो अपन से थोड़े ज्यादा थे, वीर थे, बहुत ही अच्छे वीर थे, तो ये वीर इनकी एक शाखा कहां पहुंच गई? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत तो कठिन ही है, तो वहां सूरवीरों की जरूरत ही होगी, आपको भी पता है। तो देखिए हिमालय पर्वत के ऊपर में, अब ये बंदे सूरवीर है तो हिमालय पर्वत के ऊपर से ही जाएंगे, तो उत्तर में पूर्व की ओर बढ़ी और इन्होंने दक्षिणी रूस के विभिन्न राज्यों, सूरवीर हिमालय पर्वत से होकर के उत्तर में पूर्व की ओर बढ़े और इन्होंने दक्षिण रूस के विभिन्न राज्यों जैसे कि तिब्बत, मंगोलिया, सिकियान और उत्तरी चीन, मंचूरिया, साइबेरिया और चीन तक पहुंचकर भारतीय संस्कृति का प्रभाव है वो निर्मित किया।
सूरवीर थे और उनमें आप भी शामिल हो सकते हैं, अपन भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन अपना अभी तो पता नहीं कि शामिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सूरवीरों की श्रेणी में अपन तो शायद तक ही आ सकते हैं, क्योंकि आप वीडियो ज़्यादा देखते हो। वीडियो पूरा देख करके लास्ट में जाकर कमेंट करके बताओ कि हम सूरवीर हैं, ठीक है, बुरा मत मानना, ऐसे कह रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, ये कहां पहुंच गए, चीन तक पहुंच करके भारतीय संस्कृति का प्रभाव है उन्होंने निर्मित किया। भारतवासियों की एक शाखा, बहुत सारे लोग निकल रहे हैं, द्रविड़ निकले, उसके बाद में सूरवीर निकले, और अब और कौन सी शाखा आ रही है, तो देखिए भारतवासियों की एक शाखा जिन्होंने पश्चिमी द्वार से प्रस्थान किया, जिसमें गांधार, पर्सिया, ईरान, इराक, तुर्किस्तान, अरब, टर्की तथा दक्षिणी रूस के विभिन्न राज्यों एवं फिलिस्तीन पहुंचकर अपनी संस्कृति का क्या किया, ध्वज फहराया। ये पश्चिमी द्वार से इन लोगों ने प्रस्थान किया था, और इन्होंने राजनीतिक और सांस्कृतिक अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो ये तो बेसिक जानकारी किसके बारे में थी। अभी अपन विदेशों में क्या करें, अपनी संस्कृति और राजनीतिक धाक जमा रहे हैं, अपन भी साथ में चल रहे हैं वहां विदेशों में घूमने के लिए। ईरान भी गए, पर्सिया भी गए, गांधार भी गए। दोस्तों, पाठ पढ़ते समय पूरा पाठ में घुल मिल जाएंगे। हिस्ट्री क्या है कि एक कठिन सब्जेक्ट माना जाता है, और विद्यार्थी कहते हैं कि बहुत टफ सब्जेक्ट है। यदि आप जिस समय हिस्ट्री इतिहास विषय का अध्ययन कर रहे हैं और उस समय में चले जाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आपकी 4-4 घंटे की, 5-5 घंटे की क्लास भी होगी ना, मान लिया जाए आगे आप हिस्ट्री में रुचि लेंगे, बड़ी लंबी क्लास होगी, तो अभी आपको नहीं लगेगा कि मैंने 4 घंटे की क्लास ले ली या 5 घंटे की क्लास ले ली। तो देखिए, इस प्रकार के सुसंस्कृत अध्ययन आर्य भारत से विश्व के विभिन्न देशों में जल तथा थल मार्ग से पहुंचे। अब गए किससे, तो जल और थल मार्ग ही था उस समय, क्योंकि हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज तो अपने पास में थी नहीं। हालांकि कुछ विद्यार्थी कहते हैं और अपने पढ़ा भी है कि उस समय पहले भी हवाई जहाज थी, उड़न खटोले थे, लेकिन अपने ये जो आर्य लोग हैं, सुसंस्कृत आर्य लोग, सुसंस्कृत इसका मतलब जो एक सुसभ्य लोग थे, और ये किन मार्गों से गए, जल और थल मार्गों से। वहां अपने धर्म, संस्कृति और सभ्यता का प्रसार कर वहां के निवासियों को भारतीय संस्कृति से परिचित करवाया। भारत भूमिपुत्रों की अति प्राचीन काल से ही यह जिज्ञासा रही थी कि सागर के उस पार क्या है। अब अपनी तो जिज्ञासा रहती है कि यार भूमि, जो ये सागर है, समुद्र है, पानी, इसके उस पार क्या है, उस पार भी कुछ है या नहीं है, ये जिज्ञासा रहती है। और अपन तो भारतीय हैं तो जिज्ञासा तो जागृत हो गई सबसे पहले। तो देखिए, उनकी इच्छा थी कि विश्व के सभी लोगों को सुसंस्कृत बनाना जाए। अब अपनी तो भारतीयों की तो फोकट में ही सलाह देने की आदत ही रही है, और कोई पास में बैठा है या फिर कोई पास में पढ़ ही नहीं रहा है, अपना आपका भी क्लासमेट हो सकता है, पढ़ ही नहीं रहा है पास में, तो फिर क्या करेंगे यार, पढ़ ले, अच्छे परसेंटेज बनेंगे, आप भी फोकट में सलाह देने लग जाओगे। तो उस समय भी लोगों ने क्या किया, अपने जो भारतीय लोग थे, जो सुसंस्कृत या फिर अच्छे लोग नहीं थे, सुसभ्य लोग नहीं थे, तो अपने भारतीय लोगों ने क्या किया कि यार ये लोग ऐसे ही बैठे, इन लोगों को समझा करके अच्छे लोग बना दिया जाए, यानी सुसंस्कृत बनाया जाए, ये इच्छा थी। सभी को आर्य यानी श्रेष्ठ, आर्य का मतलब क्या है, श्रेष्ठ बनाना होगा। और हमारे प्राचीन ऋषियों के महान उद्घोष क्रमंतो विश्ववारिम के साथ भारतीय सागर पार कर गए। अब देखिए, इस श्लोक के साथ में ये जो भारतीय वो सागर पार करके वहां चले गए। अब उद्देश्य क्या था, सामने वाले जो असभ्य लोग थे उन लोगों को सुसंस्कृत करने के लिए, और इसको वास्तविक स्वरूप प्रदान किया, इसको वास्तविक स्वरूप यानी कि वहां के लोगों को सुसंस्कृत किया। और कौंडिन्य नाम के वीर ने फुनान संस्कृति का निर्माण किया। कौंडिन्य नाम के वीर के जो वीर है, इन्होंने कौन सी संस्कृति का निर्माण किया, फुनान संस्कृति का। कंबोडिया पहुंचा, चंपा और अनाम के बलाढ्य हिंदू राज्य उदित हुए। सुमात्रा में श्री विजय के वैभवपूर्ण साम्राज्य का उदय हुआ, और अश्ववर्मन नामक साहसी वीर बोर्नियो पहुंचा, और हमारे यहाँ के साहसी वीर अमेरिका तट तक पहुंच गए। तो इसी प्रकार जो भारतीय संस्कृति है और भारतीय लोग अन्य राज्यों में, अन्य स्टेट में कैसे पहुंचे, उसके बारे में अपन ने पढ़ा। आपको भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। समझ में नहीं आएगा तो फोकट की सलाह मुझे भी दे दीजिए कि ऐसे पढ़ाइए, वो सलाह तो लेनी चाहिए ना। तो इन साहसी वीरों ने भारतीय दर्शन
और विज्ञान, ज्योतिष, गणित ज्योतिष, स्थापत्य, युद्ध शास्त्र, नीति शास्त्र, संगीत, वैदिक ग्रंथों का विश्व में प्रसार किया। किन किन का? देखिए भारतीय जो दर्शन है उनका, उसके बाद में विज्ञान, ज्योतिष, गणित ज्योतिष, स्थापत्य, युद्ध शास्त्र, नीति शास्त्र और संगीत, वैदिक ग्रंथों का क्या क्या प्रचार प्रसार किया। इंडोनेशिया, कंबोडिया, इंडो चाइना, बोर्नियो से संस्कृत भाषा के सैकड़ों लेख मिले। जावा में आज भी सककाल गणना का प्रचलन है। अब देखिए जावा में आज भी सककाल गणना का क्या है? प्रचलन है। और यहाँ के शिव, विष्णु व बौद्ध मंदिर भारतीय संस्कृति के प्रतीक है। और बोरोबुदुर वो अंगकोरवाट का भव्य शिल्प अजंता एलोरा की जो समानता है वो बतलाते हैं और इनकी भव्यता अभी भी प्रचलित और सबसे अग्रणी है। इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे भारतीय इतिहास में। चंपा अनाम पाडुरेक और इंद्रपुर वाली कलिंग जैसे नगरों के नाम या राम, वर्मा जैसी व्यक्तियों नाम भारतीय परंपरा से अटूट संबंध बताते हैं। इन देशों का रहन सहन, परंपरा, पूजा पद्धति, शास्त्र विधि, नीति, कल्पना, आचार व्यवहार आदि में भारतीय परंपरा झलकती है। तो ये तो था अपना भारतीय संस्कृति का विश्व में संचार। दोस्तों इसमें से प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है, छोटा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। भारतीय संस्कृति का विश्व में संचार कैसे हुआ, ऐसे भी पूछा जा सकता है। भारतीय संस्कृति का भारतीय सांस्कृतिक रूप से विश्वगुरु हैं, समझाइए, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। एग्जामिनर है, कैसे भी प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। लेकिन आपको यदि आपने अध्ययन किसका किया है, किताब का अध्ययन किया है, तो आप सही तरीके से उत्तर दे पाओगे। नहीं तो आपने किसी अन्य जो गाइड आपको मार्केट में उपलब्ध है उसका आपने अध्ययन किया है तो मेरे हिसाब से आपको कठिनाई आएगी। लेकिन आपने किताब का अध्ययन किया हो और आपके सामने अब इस पार्ट के बाद में मैं काफ़ी सारी जानकारी बताने वाला हूं कि निम्नात्मक प्रश्न का आंसर कैसे देना है, छोटे प्रश्नों का आंसर कैसे देना है, बेसिक जानकारी जो अपने एग्जाम में नंबर कैसे प्राप्त करने हैं अपने आर्ट्स कला वर्ग में, उसके बारे में भी काफ़ी जानकारी अपन प्राप्त करेंगे। लेकिन उससे पहला अपना जो लेसन पूरे करने हैं उसके बारे में भी होना चाहिए ना। तो पहला टॉपिक हो गया अपना भारतीय संस्कृति का विश्व संचार। आपने टॉपिक नहीं लगाया तो लगा देना चाहिए था, हो सकता है आपने एक बार पहले भी पढ़ लिया होगा। अब दूसरा अपना टॉपिक है प्राचीन भारत में नाविक शक्ति। प्राचीन भारत में नाविक शक्ति बहुत ही खतरनाक टॉपिक है। प्रश्न आ सकता है प्राचीन भारत में नाविक शक्ति पर प्रकाश डालिए। नाविक शक्ति, या फिर ऐसे भी आ सकता है प्रश्न प्राचीन भारत में नाविक शक्ति सुदृढ़ थी। कैसे थी? सुदृढ़ थी। इसके बारे में स्पष्ट कीजिए, समझाइए, टिप्पणी कीजिए, कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको हमेशा तैयार रहना है आंसर देने के लिए। तो पढ़ते हैं इसमें क्या जानकारी है। सिंधु प्रदेश में सिंधु नदी में 6000 वर्ष पूर्व चलने वाले जलयानों का वर्णन विद्वानों ने किया है। अब सिंधु प्रदेश है और सिंधु नदी, इसमें 6000 वर्ष पूर्व चलने वाले जो जलयान है उसका वर्णन है वो विद्वानों ने किया है। संस्कृत में 9 शब्द जलयान के लिए प्रयोग किया गया है, या फिर प्रयोग किया जाता था। 9 शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? जलयान के लिए। और उस समय इस विद्या को नवगति के नाम से जाना जाता था। उस समय इस विद्या को किस नाम से जाना जाता था? नवगति के नाम से। और बाद में उर्दू का शब्द नाव और नव शब्द का प्राय बना। बाद में उर्दू का शब्द नाव, नव शब्द का क्या बना? प्राय बना। और अंग्रेजी शब्द का नेविगेशन इस नवगति शब्द का रूपांतरण है। ये देखिए दोस्तों शाब्दिक अर्थ वाले प्रश्न है। ये प्रश्न आप नोट कर लीजिए कॉपी में, क्योंकि पूछे जा सकते हैं। एग्जामिनर और छोटे वाले क्वेश्चन है वो यहीं से भी उठा सकता है, कोई भरोसा नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। इतिहास विषय है, प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन बनता है। प्राचीन पुस्तकों के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि कोलंबस के पैदा होने के 1000 वर्ष पूर्व भारत में जो जलयान बनाए जाते थे वह इतने शक्तिशाली थे कि वह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के खुले समुद्र में भयंकर समुद्री तूफानों को सफलतापूर्वक झेलते हुए 1000 यात्रियों को लेकर के सुदूर देशों को जा सकते थे। इसी प्रकार के एक जहाज में प्रसिद्ध बौद्ध पर्यटक फायान दक्षिणी भारत से चीन को गया था। ऐसा उसने अपने यात्रा विवरण में लिखा है। और वो पहले लंका से जावा को गया और फिर जावा से कहां चला गया? चीन। तो इस प्रकार के भारत में इतने समृद्धशाली जो जलयान हुए, जहाज हुए, तो इसलिए तो भारत को विश्व गुरु ही कहा गया है। सही बात है ना। उसके बाद में देखिए 5-6000 वर्ष पूर्व, ये बहुत समय पहले की बात है, उस समय की बात कर रहे हैं। उस समय के इतिहास में आप भी लौट जाइएगा।
आप भी अपने दिमाग में ये मान करके चले कि अपन 4-5 हजार वर्ष पूर्व चले गए हैं। वहां 5-6 हजार वर्ष पूर्व हमारे यहाँ विकसित बंदरगाह थे, विकसित बंदरगाह थे। अपन चित्र डेवलप कीजिए दोस्तों। एक मैं आपको बात बताऊं, पिछली वीडियो में बताई थी कि वैसे मैं बेसिक जानकारी आपको 20-20 में देते रहूंगा, यदि आपको अच्छा ना लगे तो स्किप करके थोड़ा आगे बढ़ जाइएगा। लेकिन अपन जब याद करते हैं, अपन जब क्या करते हैं, याद करते तो अपने दिमाग में 4 प्रकार के बिंब बनते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला बिंब बनता है अपना सुरति बिंब, उसके बाद में दृश्य बिंब, और उसके बाद में विचार बिंब, और उसके बाद में भाव बिंब। ये 4 प्रकार के बिंब है जो कि अपने जो पढ़ा है उसको 100% कंप्लीट करवाता है। अब कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि याद नहीं होता, याद नहीं रहता, बहुत पढ़ा लेकिन एक बार 10 बार पढ़ लिया लेकिन याद नहीं होता। तो ये यदि आप इन 4 प्रकार के बिंब से निकल करके गुजरे हैं, 4 प्रकार के बिंब, सुरति बिंब, दृश्य बिंब, विचार बिंब और भाव बिंब। सुरति बिंब में क्या होता है मैंने पढ़ा है, आपने सुन लिया। दृश्य बिंब आप देख रहे हैं मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, जहां भी। और उसके बाद में विचार बिंब, विचार यानी यार 5-6 हजार वर्ष पूर्व जो मैं यहां पढ़ा रहा हूं, 5-6 हजार पूर्व आपने विचार किया। और उसके बाद में विकसित बंदरगाह, आपने भाव महसूस किया कि 5-6 हजार वर्ष पूर्व, अपने भावनाओं में आप वहां चले गए। विकसित बंदरगाह 5-6 हजार वर्ष पूर्व, यानी कि आपके 4 बिंब है जो कि दिमाग में एक्टिव हो गए। तो ये आपका टॉपिक कितने परसेंट कंप्लीट हो जाएगा? 100% है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये मनोवैज्ञानिक सत्य है। तो आप भी ऐसे जुड़े रहिए सुरति बिंब, विचार बिंब और भाव बिंब के साथ में। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इतिहास विषय एक कठिन विषय नहीं होकर के बिल्कुल सरल विषय है। इसको कैसे जीना है, इसके समय अंतराल के साथ में अपने आप को ढालना है। तो 5-6 हजार वर्ष पूर्व हमारे यहाँ क्या थे? विकसित बंदरगाह थे। और उत्खनन में प्राप्त सौराष्ट्र का लोथल बंदरगाह, सौराष्ट्र का कौन सा बंदरगाह? लोथल, शास्त्र शुद्ध प्रणाली से बना था। शास्त्र शुद्ध प्रणाली से ये है वो बना हुआ था। कौन सा बंदरगाह? लोथल बंदरगाह। मिस्र, मेसोपोटामिया, ईरान आदि देशों से इसी बंदरगाह से क्या होता था? व्यापार होता था। कौन सा? ये सभ्यता भी थी मेसोपोटामिया। तो देखिए इन सभ्यताओं में जो व्यापार होता था वो कौन से बंदरगाह से होता था? ये लोथल बंदरगाह जो कि सौराष्ट्र में बना हुआ था। अब 756 फीट लंबे, 126 फीट चौड़ी और 60 से 75 टन मालवाहक जहाज सीधे घाट तक पहुंच जाते थे। देखिए उस समय भी 756 फीट लंबे, 126 फीट चौड़े और 60 से लगाकर 75 टन मालवाहक के वो कहां पहुंच जाते थे? घाट तक पहुंच जाते थे। तो देखिए अपनी जो जहाज निर्माण तकनीक थी वो उस समय कितनी समृद्धशाली थी। और इन जहाजों से व्यापार है जो कि मिस्र, मेसोपोटामिया, ईरान वहां तक होता था। आप अनुमान लगा सकते हैं। इसके लिए पूर्व से पश्चिम, ये अनुमान का कहा मैंने कि आप अनुमान लेंगे कि तो ये अपना कौन सा दिमाग में बिंब है वो एक्टिव होगा? भाव बिंब और विचार बिंब और भाव बिंब, ये दोनों एक्टिव हो जाएंगे। आप विचार करेंगे, सोचेंगे, भाव महसूस करेंगे। तो इसके लिए पूर्व से पश्चिम 1400 फीट लंबी दीवार थी ताकि बाहर के समय जहाजों के लिए पर्याप्त गहराई तक पानी बना रहे। 1400 फीट लंबी क्या थी? दीवार से पूर्व से पश्चिम की ओर। और पानी की गहराई बनाने के लिए इस दीवार को क्या किया जाता था? बनाया जाता था। वहां पर जलपोत निर्माण व छोटी नौकाएं बनने की कार्यशाला भी थी। यहाँ पे फैक्ट्रियां भी थी। कैसी? जलपोत निर्माण, छोटी छोटी जहाजें बनाने के लिए यहाँ पे क्या थी? नौकाएं, कार्यशाला नौकाएं बनाने के लिए क्या थी? फैक्ट्रियां थी। पश्चिमी तट पर सोपारा, भृंगुकस वे प्रसिद्ध बंदरगाह थे। पश्चिमी तट है उस पर सोपारा और भृंगुकस ये प्रसिद्ध बंदरगाह थे। और प्रथम शताब्दी में पेरिपल्स, मैचोल और दाभोल, राजापुर, मालवण, गोवा और कोटायम, कोणार्क, मछलीपट्टनम एवं कावेरीपट्टनम के बंदरगाहों का उल्लेख है। ये कौन सी शताब्दी? प्रथम शताब्दी में इतने सारे बंदरगाहों का उल्लेख। और ऐसे पूछा जा सकता है प्रथम शताब्दी के किसी 2 बंदरगाहों का नाम लिखिए, तो आपको इनमें से किसी 2 बंदरगाहों का नाम लिखना है। अरब सागर का प्राचीन नाम, अरब सागर का प्राचीन नाम रत्नाकर व बंगाल की खाड़ी का नाम महोदधि था। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। रत्नाकर और बंगाल की खाड़ी का महोदधि।
जातक में 10 यात्रियों को ले जाने वाले जलपोतों का उल्लेख है। सिंधु सरस्वती सभ्यता की अनेक मोहरों पात्रों पर जलपोतों के चित्र है। अब देखिए, उत्खनन और तथ्य या फिर जो हमें जानकारियां उत्खनन से प्राप्त हुई है, तो सिंधु और सरस्वती की सभ्यता है, उनमें जो मोहरें हमें प्राप्त हुई है, उस मोहरों पर जलपोतों के क्या बने हुए, चित्र बने हुए। सांची व भरहुत शिल्प में चप्पू वाले पोत व केबिन वाली नौका के साक्ष्य है वो जो कि हमें प्राप्त होते हैं। धार के राजा भोज द्वारा लिखित पुस्तक, धार के राजा भोज द्वारा लिखित पुस्तक युक्ति कल्पतरु में नौका निर्माण और नौकाओं के प्रकार का विस्तृत उल्लेख है। दोस्तों, आप बोर तो नहीं हो रहे ना, क्योंकि क्लास लंबी चलेगी अपनी और बोरिंग सब्जेक्ट है और एक एक लाइन पढ़ना भी बहुत जरूरी है, इसलिए आप अच्छे दिमाग से पढ़िएगा। आप समझ नहीं आ रहा तो दोबारा देखिए वीडियो। तो देखिए, दिशा ज्ञान के लिए भारतीय नाविकों द्वारा लौह मत्स्य यंत्र का प्रयोग करने का उल्लेख कुछ अरब यात्रियों ने किया है। कौन सा यंत्र, कंपास की जगह कौन सा जो दिशा ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते थे? लौह मत्स्य यंत्र। लौह मत्स्य यंत्र इसका उपयोग कहाँ करते थे, किसके लिए करते थे? दिशा ज्ञात करने के लिए करते थे। कौन करते थे? भारतीय नाविक। मैगस्थनीज ने 9 दलों के नौका संगठन का भी उल्लेख किया है। मैगस्थनीज कहते हैं कि 9 दलों का एक नौकाओं का संगठन था और उस समूह का प्रमुख अधिकारी भी होता था। प्रत्येक नौका के प्रमुख को कर्णधार या महासारथ कहा जाता था। देखिए, जो प्रत्येक नौका होती थी उनका जो प्रमुख होता था उन्हें क्या कहते थे? कर्णधार या महासारथ। पतवार संभालने का कार्य नियामक करता था और जलपोत के जलपोत का जो प्रबंध है उसके लिए स्वतंत्र अधिकारी रहते थे। उसके लिए क्या थे? स्वतंत्र अधिकारी है वो रहते थे, जिन्हें दत्र रश्मि ग्राहक कहते थे। जिन्हें क्या कहते थे? दत्र रश्मि ग्राहक है जो कि कहा जाता था। तो इतने तक तो आपने पढ़ा प्राचीन भारत में नाविक शक्ति और नाविक शक्ति का प्रसार कैसे हुआ उसके बारे में, और कौन कौन सी विद्वानों ने प्राचीन भारत की नाविक शक्ति के बारे में वर्णन किया उसके बारे में। अब है अपना भारत में प्राग ऐतिहासिक और पाषाण संस्कृति। इस समय में भारत की जो उपलब्धियां हैं वो कैसी रही है, क्योंकि ये संस्कृति के रूप से या फिर भारतीय काल के रूप से कहा जाए तो पाषाण संस्कृति है। उस समय आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों का जीवन काल है, सभ्यता है, वो कैसी रही होगी, संस्कृति है वो कैसी रही होगी। तो इसके बारे में देखिए दोस्तों। विद्वानों ने अतीत में मानव द्वारा किए गए कार्यकलापों को 2 भागों में बांट लिया है। जब से मानव ने पढ़ना लिखना सीखा है तब से वर्तमान तक के क्रियाकलापों को इतिहास में सम्मिलित किया जाता है, और इससे पूर्व के मानव क्रियाकलाप को प्राक ऐतिहासिक के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जब से मानव पढ़ लिख करके पढ़ना लिखना शुरू किया है उसे लगा करके वर्तमान काल तक का समय तो क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अब जब से मानव ने पढ़ना लिखना शुरू किया है तब से लगाकर पीछे वाला समय क्या कहलाता है? प्राक इतिहास कहलाता है। उसमें मानव को पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो वो कौन सा काल कहलाएगा? प्राक ऐतिहासिक। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। भारत में गत शताब्दी में उत्खनन के द्वारा विद्वानों ने कई ऐसे स्थल ढूंढ निकाले जहां पर प्रारंभिक काल में मानव का निवास था। गत शताब्दी में हुई उत्खनन में भारत में ऐसे भी बहुत सारे स्थान निकाले जहां प्रारंभिक काल में किसका निवास स्थान था? मानव का था। उत्खनन में उनके द्वारा प्रयोग में ली गई सामग्री जैसे कि औजार, बर्तन और जानवरों की अस्थियां प्राप्त हुई है। प्रारंभिक मानव के अधिकांश उपकरण पत्थर के थे, इसलिए हम इस समय के मानव को पाषाण युगीन मानव कहते हैं। अब इस समय के मानव को पाषाण युगीन मानव क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय के जो पत्थर थे, माफी चाहूंगा, जो औजार थे वो पत्थरों के ही बने हुए होते थे। पत्थरों को तराश करके क्या बने हुए थे? औजार बने हुए थे। और जिस काल में पाषाण उपकरणों का प्रयोग होता रहा उसे पाषाण काल कहते हैं। जिस काल में पाषाण उपकरणों का जो प्रयोग होता रहा उस काल को क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं, स्टोन एज। तो इतिहासकारों के अनुसार मानव ने लंबे समय तक इन पाषाण उपकरणों का प्रयोग किया। इतिहासकारों के अनुसार जो मानव है इन्होंने लंबे समय तक क्या किया? इन पाषाण उपकरणों का प्रयोग किया। भारत में शिवालक
शिवालिक पहाड़ियों में 20 लाख वर्ष पुराने पाषाण उपकरण मिले हैं। शिवालिक की पहाड़ियां हैं, वहां पर 20 लाख वर्ष पूर्व के क्या मिले हमें? पाषाण उपकरण मिले हैं। प्रारंभ में ये उपकरण के बजाय सामान्य पत्थर से प्रतीत है वो होते थे। प्रारंभ में ये उपकरण है वो उपकरण के बजाय सामान्य पत्थर के समान है वो, क्योंकि प्रारंभ में इतनी तकनीक या फिर इतना दिमाग है या फिर इतनी सुदृढ़ता मानव के पास में नहीं थी, तो इन्होंने केवल पत्थर को पकड़ना सीखा और कोई भी शिकार है उनको पत्थर को मार करके करने के बारे में इन्होंने सीखा। धीरे धीरे 2-3 प्रकार की संस्कृतियों से गुजरते हुए अंतिम पत्थर की तराश कर जो अच्छे उपकरण बनाएंगे। तो आगे अपन इन्हें 3 भागों में बांटेंगे। तो पहले तो शुरुआत में पत्थर थे, जो औजार बनाए हुए थे पत्थर के, वो अच्छे नहीं थे। फिर थोड़ा थोड़ा उनमें सुधार किया, फिर लास्ट में बहुत अच्छा सुधार किया, तब जाकर के इन जो उपकरण हमें प्राप्त हुए, पत्थर के जो औजार हमें प्राप्त हुए, इनमें क्या हुआ? विकास हुआ। प्राप्त पाषाण उपकरणों के आधार पर पाषाण युग को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पाषाण जो हमें उपकरण प्राप्त हुए हैं, इन पाषाण युगीन उपकरणों को आधार मान करके इन्हें 3 कालों में बांटा जा सकता है। पूर्व पाषाण काल, और उसके बाद में मध्य पाषाण काल, और उसके बाद में नव पाषाण काल। ये 3 पाषाण काल हैं। इन तीनों पाषाण कालों में कैसे कैसे औजार हमें प्राप्त हुए हैं, तो उसके बारे में देखिए। पूरा पाषाण काल के उपकरण 20 लाख वर्ष पूर्व मानव ने प्रथम बार बनाए थे। पूरा पाषाण काल के उपकरण है जो कि 20 लाख वर्ष पूर्व कैसे बनाए थे? किसने बनाए थे? मानव ने बनाए थे, जो आकार में बड़े व मोटे थे, सुगढ़ नहीं थे। इसलिए इस काल को क्या कहते हैं? विद्वानों ने निम्न, मध्य व उच्च पूरा पाषाण काल में विभाजित किया। पूरा पाषाण काल को भी आगे निम्न, मध्य और उच्च इस काल में भी विभाजित है वो कर दिया है। तो ये पूरा पाषाण के उपकरण, और उसके बारे में नव पाषाण काल के उपकरण। ये उस समय तो ऐसे पत्थर के समान ही थे, और उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से अच्छे तरीके से औजारों का निर्माण है जो कि किया गया नवपाषाण काल में। मध्य पाषाण युग में पत्थरों का आकार छोटा होता गया। लघु आकार के कारण ही इन्हें सूक्ष्म पाषाण उपकरण कहते हैं। लघु आकार होने के कारण इनको क्या कहते हैं? सूक्ष्म पाषाण उपकरण है वो कहते हैं। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल के पाषाण पूर्व स्थलों से जो तिथियां प्राप्त हुई, उनसे इसका काल है वो निर्धारण 12,000 वर्ष पूर्व का है। और इस समय का मानव आकटक खाद्य संग्रह। अब देखिए, इस समय मानव क्या करते थे? पत्थर के औजार थे इनके पास में, और मानव क्या करता था? खाद्य संग्रह, खाद्य का क्या करता था? इकट्ठा करता था और अपना जीवन यापन करता था। आकेटक खाद्य संक्रांत की जो ये अवस्था है वो कहलाती है। तो आकेटक खाद्य संग्राहक अवस्था में रहने लगा और पशुपालन की ओर अग्रसर हुआ, और धीरे धीरे इन्हें आवश्यकता हुई पशुपालन की। किसके? पशुपालन की। थोड़ा थोड़ा इन्हें ज्ञान हुआ, और फिर उन्होंने क्या किया? पशुपालन किया, और नदी के तटों व झीलों के किनारे मानो लकड़ी व घास फूस से बनी गोल झोपड़ियों में रहने लगा। मिट्टी के पात्र उपयोग में लेने लगे, और खाद्य सामग्री को पकाने भी लगा था। नवपाषाण काल का मानव पशुपालन व कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ। नवपाषाण काल का जो मानव है वो पशुपालन और कृषि कार्य की ओर क्या हुआ? अग्रसर हुआ। और इस समय लोगों ने ऐसे उपकरण बनाना शुरू किया जो कृषि कार्य या पशुपालन के लिए उपयोगी सिद्ध हुए। इनमें मुख्य रूप से कुल्हाड़ियां, बसुला, छिद्रित व्रत, हथौड़ा, सिल्लोड, ओखली आदि मुख्य थे। ये उपकरण पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, आप नोट करते रहना साथ साथ में। ये उपकरण बेसाल्ट जैसे कठोर पत्थर के थे जिन्हें घिस करके चिकना किया जाता था। कृषि कार्य ने धीरे धीरे मानव को एक जगह टिक कर रहने व बसने को मजबूर कर दिया। इसी के साथ आर्थिक व सांस्कृतिक विकास के नए युग की है वो शुरुआत हुई। आर्थिक और सांस्कृतिक के नए युग की शुरुआत कैसे हुई? तो यहां से हुई। पहले जो मानव था वो आकटक था, खाद्य संग्राहक था। खाद्य संग्राहक के बाद में वनों जंगलों में उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? भोजन इकट्ठा करना। लेकिन धीरे धीरे मानव ने औजार बनाने सीखे, औजार बनाना प्रारंभ किया। औजार बनाने के बाद में इन्होंने पशुपालन प्रारंभ किया। पशुपालन के बाद में खेतीबाड़ी प्रारंभ की। खेतीबाड़ी प्रारंभ करने के बाद इनका समाज विकसित हुआ। समाज विकसित होने के बाद में धीरे धीरे समाज बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, और वर्तमान समय तक अपन पहुंचे हैं। तो ये थी मानव सभ्यता की जो उपलब्धियां हैं पाषाण काल और अपने इस प्राग ऐतिहासिक काल की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं उसके बारे में अपने पढ़ा। और अब अपन पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक शैल कला। इसी टॉपिक के अंदर है प्राग ऐतिहासिक की शैल कला है उसके बारे में। आदिकाल में मानव प्रारंभ में पर्वतीय एवं नदी घाटी क्षेत्र में गुफाओं, चट्टानों में बने प्राकृतिक आश्रय स्थलों जिन्हें शैलाश्रय कहा जाता है में निवास करता था।
आदिकाल में मानव है वो कहाँ रहता था? पर्वत में रहते थे। उनका प्रमुख उद्देश्य क्या होता था? खाद्य संग्रह, आखेटक इनका संग्रह करना, और नदी घाटे और गुफा में रहते थे, और चट्टानों में प्राकृतिक जो आश्रय स्थल बने हुए थे गुफा के समान, उसमें क्या करते थे? रहते थे। और इन्हें क्या कहते हैं? शैलाश्रय। क्या कहते हैं? ये प्राकृतिक रूप से पहाड़ों में बने हुए होते थे, तो शैलाश्रय कहा जाता था। और इनका ये क्या था? निवास स्थान था। उच्च पुरापाषाण काल से ही मानव द्वारा आश्रय स्थलों के रूप में उपयोग किए जाने के प्रमाण मिले हैं। ये जो शैलाश्रय है इनका उच्च पुरापाषाण काल, यहां पे देखिए चित्र बना रखा है, महाकाय सांड अल्निया कोटा में ये चित्र बने हुए हैं। शैलाश्रय की छतों, दीवारों पर तत्कालीन मानव द्वारा जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित चित्रांकन किया गया है। अब देखिए ये इस शैलाश्रयों में रहते थे, इन शैलाश्रयों में रहते थे, तो फिर इन्होंने कुछ न कुछ उस समय के जो जानवर थे, उस समय की संस्कृति थी, समाज था, उसके बारे में कुछ न कुछ इन्होंने क्या किया? दीवार पर बनाया, चित्र बनाया, जिन्हें शैल चित्र कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, शैल चित्र किसे कहते हैं? शैल चित्र किसे कहते हैं? तो इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। मानव ने जीवन के विभिन्न पक्षों की अभिव्यक्ति चित्रों के माध्यम से की है। मानव ने जीवन के विभिन्न पक्ष है उनकी अभिव्यक्ति किसके माध्यम से की है? चित्रों के माध्यम से की। उस समय पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन अभिव्यक्ति है वो किसके माध्यम से की है? उन लोगों ने उस समय चित्रों के माध्यम से। भित्ति चित्र या फिर जो दीवारें थी, इन दीवारों पर उस समय की जो संस्कृति है, समाज है, उसके बारे में उन्होंने क्या की? जो चित्रांकन है वो किया, और इसे शैल चित्र कहा जाता है। इनसे प्रारंभिक मानव के सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन की जानकारी है वो हमें उपलब्ध होती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, शेखावटी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में ऐसे शैल चित्र हमें मिले हैं। मध्य प्रदेश का भीमबेटका वो पंचमढ़ी भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी और ये भीमबेटका, यहाँ पे भी क्या मिले हमें? शैल चित्र मिले हैं। इसी प्रकार अजंता की चित्र, राशि, दुर्गा व महलों के भित्ति चित्र भी प्राचीन भारतीय इतिहास की अभिव्यक्ति करते शैल चित्रों ने तत्कालीन मानव जीवन की विभिन्न पक्षों को क्या क्या उजागर किया है, और हमें उस समय की संस्कृति का क्या कराते हैं? ये लोग ज्ञान कराते हैं। अपन यही पढ़ रहे हैं कि जो प्रागैतिहासिक काल और पाषाण संस्कृति है, उस समय कौन कौन सी उपलब्धियां रही है भारत के बारे में। तो ये जो भित्ति, माफी चाहूंगा, शैल चित्र है, दीवारों पर बने हुए चित्र है, हालांकि उस समय दीवार नहीं होती थी, लेकिन जो शैलाश्रय होते थे, वो शैलाश्रय निवास स्थान था मानव का। उस निवास स्थान में जब मानव रहता था, और मानव ने अपने समय की जो संस्कृति है, समाज है, उसके बारे में क्या किया था? सभ्यता के बारे में क्या किया था? उनकी अभिव्यक्ति किसके माध्यम से की? चित्रों के माध्यम से की। संपूर्ण भारत देश के पर्वतीय व नदी क्षेत्र में शैल चित्र प्रचुर मात्रा में है। इस दृष्टि से भीमबेटका विश्व विख्यात है और विश्व विरासत की श्रेणी में है। भीमबेटका है जो कि मध्य प्रदेश में शैल चित्र के लिए विश्व विख्यात है और विश्व विरासत सूची में शामिल है। मध्य प्रदेश के अन्य स्थानों में पंचमढ़ी, भोपाल, होशंगाबाद, विदिशा, सागर, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, राजस्थान में चंबल नदी घाटी क्षेत्र, बारां, आलनिया, बिलासगढ़, दर्रा, रावतफटा, कपिलधारा, बूंदी में विराटनगर, ये अपने राजस्थान के स्थल हैं। हरसुरा जो कि अलवर में है, वह समदा आदि स्थानों पर शैलाश्रय में शैल चित्र है जो कि हमें मिले। अब देखिए दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, बात यह है कि जो तथ्यात्मक जानकारी आपको उपलब्ध करवाई जा रही है, यह तथ्यात्मक जानकारी एग्जाम में पूछी जा सकती है, परीक्षा में पूछी जा सकती है, तो इन्हें भी आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, पुराविद BH सोनवाने को चंद्रावती से मध्य पाषाण युगीन उपकरणों पर रेखांकन मिला है। ये BS सोनवाने, इनको कहाँ के उपकरण मिले हैं? गुजरात से मध्य पाषाण युगीन उपकरणों का क्या मिला है? रेखांकन मिला है, और इससे उसका काल मध्य पाषाण युग तो स्वतः सिद्ध हो जाता है। और डॉक्टर BS वाकणकर इसका समय उच्च पुरापाषाण से मानते हैं। और ये चित्र अधिकांशतः लाल व गेरू रंग के। शैल चित्रकला का अध्ययन भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के 22 देशों में शोध कार्य किया जा रहा है।
ऐसे तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि बने हुए हैं। तो ये तो अपने बड़ा भारत के प्रागैतिहासिक और पाषाण संस्कृति में जो वैभवशाली भारत की इतिहास से संबंधित जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों के बारे में। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगला अपना टॉपिक रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में वैदिक काल से महाजनपद काल, इस काल में जो उपलब्धियां रही है भारत की, उन उपलब्धियों के बारे में। दोस्तों, प्रत्येक लाइन को अपन फोकस करके पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन कहां से बनेगा और एग्जाम में मुझे आंसर कैसे देना है, इस हिसाब से अपन अध्ययन करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। आपने यदि वीडियो लास्ट तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके अच्छे कमेंट आएंगे, आपकी अच्छी प्रेरणा मुझे मिलेगी, तब जाकर के ही मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा। नहीं तो फिर अच्छी प्रेरणा आप उपलब्ध नहीं करवाओगे मुझे, तो फिर वीडियो है जो कि मुझे नहीं लगता कि बन पाएगा। तो वीडियो लाइक करना, और हमारी तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो लाइक करना और शेयर करना, और कुछ नहीं है। तो ये काम आप कर लीजिएगा और हम आपके लिए वीडियो उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो धन्यवाद। अगले वीडियो में पुनः अपन मिलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता वही पार्ट है, अपना पहला पार्ट है, और इसी पहले पार्ट में सिंधु घाटी सभ्यता, और उसके बाद में वैदिक काल से महाजनपद काल। इस काल के में जो वैभवशाली भारत का अतीत है, उस समय की जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों के बारे में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करके पढ़ेंगे, समझेंगे। इतिहास विषय हालांकि बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं बोरिंग विषय है, लेकिन बोरिंग नहीं है। आप अच्छे तरीके से उस समय में ढल जाइए, उस समय में चले जाइए। 5000 वर्ष कहा जाए तो 5000 वर्ष अपने आप को मान ली कि मैं 5000 वर्ष पीछे चला गया, और उस समय अपने आप को साक्षी मानते हुए आप अध्ययन कीजिए। इतिहास विषय बहुत ही सरल लगेगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।